तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो पार्ट 5 में बात की थी कि इतनी महत्वपूर्ण प्राण शक्ति जिससे आज हम जीवित हैं और जिससे हम बोल पा रहे हैं, आखिर वो हमारे शरीर में रहती कहाँ पे है, मतलब उसका हमारे शरीर में संचय कहाँ पे है, और अगर है तो वो किस रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। इस टॉपिक पे बात हुई थी पार्ट 5 वीडियो में, और उस वीडियो की एंडिंग हुई थी कि वीर की वो कौन सी 5 अवस्थाएं होती हैं। सो दोस्तों, आज हम उन्हीं 5 अवस्थाओं में से वीर की 2 अवस्थाओं पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है गुणावस्था और दूसरा है प्राणावस्था। इन 2 अवस्थाओं पर डिस्कस करेंगे। बाकी जिन लोगों ने वीडियो का पार्ट 5 नहीं देखा है तो उस पार्ट 5 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के पार्ट 5 वीडियो को देख सकते हो। बहुत अच्छी वीडियो है, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी है कि आखिर हम जीवित कैसे रहते हैं, ये चीजें। बाकी दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, वीर की 2 अवस्थाओं पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो परमात्मा हर एक जीवात्मा को, मतलब हर एक मनुष्य को जिस अवस्था में वीर प्रदान करता है उस अवस्था का नाम है गुणावस्था। क्या नाम है? गुणावस्था। और यही अवस्था वीर की प्रथम अवस्था है। तो यहाँ पे अब समझना कि गुणा अवस्था का वीर किस प्रकार का होता है। तो पता क्या होता है, गुणा अवस्था का जो वीर होता है वो आपकी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति तथा ये तप शक्ति के रूप में आपके शरीर में प्रत्येक कोने कोने में विद्यमान होता है। लेकिन आपके जन्म से लेकर के जन्मांतर तक ये जो आपके शरीर में आत्मा वास करती है वो क्या करती है, आपके कर्मों के अनुसार ही वीर की वृद्धि या फिर क्षय करती है। और क्या करती है कि ये आत्मा उसी वीर को अपने साथ आपके शरीर में बॉडी के हर एक पार्ट तक की लेकर के जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही अधिक गुणवान होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत कम गुणवान होते हैं। इसका रीजन क्या? रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आत्मा जो होती है आपके वीर की वृद्धि या फिर क्षय करती है। अब बाई चांस मान लो आपके कर्म ऐसे हैं कि आपने अपने आप को ये क्या बोलते हैं, मास्टरपेशन तथा सॉफ्ट पोर्न और सेक्सुअल थॉट्स में इतना डुबो लिया है कि आप क्या करते हो, हस्त क्रिया या फिर यौन क्रिया के जरिए अपने अंदर वीर जो है उसको वेस्ट कर रहे हो। अब जब वीर को वेस्ट कर रहे हो मास्टर पैशन या फिर सेक्स के जरिए, तो क्या होगा, आपके शरीर में वीर की कमी होगी। और फिर जब आप शादी करोगे, शादी के बाद जब अपनी वाइफ के साथ गृहस्थी में आओगे, तो क्या होगा, आपकी जो संतान जन्म लेगी वो बहुत कम गुणवान जन्म लेगी। लेकिन वहीं पे दूसरे बंदे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अगर बाई चांस मान लो किसी पर्सन ने बचपन से लेकर के 25 से 30 साल की उम्र तक की ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसने वीर को नहीं नाश किया, वीर का रक्षण किया है, तो जब वो शादी करने के बाद वो क्या होगा, जब गृहस्थी में आएगा और उसका वीर जो है वो उसके पत्नी के गर्भ में जब प्रवेश करेगा, तो उसकी जो संतान जन्म लेगी ना वो अधिक गुणवान जन्म लेगी। ये चीज होती है। अब यहीं पे वीर से ही एक चीज और निश्चित होगी, एक चीज और समझो कि आत्मा को पुरुष का शरीर कैसे मिलता है और स्त्री का शरीर कैसे मिलता है। अब बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे के 99% लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इस जन्म में मेन हूं तो शायद अगले जन्म में भी मेरे को, मतलब जो शरीर है, जो मेरा लिंग होगा वो मेन के तरीके होगा। भले मैं पशु में जन्म लूं या फिर किसी भी चीज में जन्म लूं, मैं ह्यूमन में नहीं कन्वर्ट होऊंगा। लेकिन ये गलत थिंकिंग है आपकी, ये गलत थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि पता क्या होता है, आपको पुरुष और स्त्री का शरीर कैसे मिलता है, जिस मनुष्य के अंदर या फिर जिस पशु पक्षी के अंदर वीर की मात्रा अधिक होती है तो उसको मृत्यु के समय चेतना के समन्वय से ही उसको अगले जन्म में उसकी आत्मा को क्या होता है, पुरुष का जन्म मिलता है। और जिस इंसान के अंदर वीर की कमी होती है तो उसको मृत्यु के समय चेतना के समन्वय से ही उस आत्मा को अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलता है। मतलब सरल शब्दों में अगर कहें तो जिसमें अधिक वीर होते हैं उसको अगले जन्म में पुरुष का शरीर मिलता है, और जिस पर्सन में वीर की कमी होती है उसको अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, अगर हम वीर की व्याख्या करें, क्या है, अगर हम वीर के गुणा अवस्था की व्याख्या करें तो गुणा अवस्था की व्याख्या करने के लिए स्वयं वीर शब्द ही पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि वीर का अर्थ होता है गुण रूप में। गुण रूप का मतलब ये नहीं कि वो खाने वाला गुड़ है, वो खाने वाले गुड़ की नहीं बात कर रहे हैं। जैसे हर एक इंसान के अंदर क्या होता है, कुछ गुण होते हैं, किसी के अंदर अच्छे गुण होते हैं तो किसी के अंदर बहुत बुरे गुण होते हैं। तो वीर का अर्थ होता है गुण रूप में।
गुण कौन से? जैसे शौर्य हो गया, साहस हो गया, वीरता हो गया, अनुशासन हो गया, पौरुष होगा, निडरता, दृढ़ संकल्प, त्याग, तप, इच्छा शक्ति, ये सारे गुण होते हैं। और इन्हीं गुणों से ही वो बंदा क्या करता है, इस संसार का पालन तथा रक्षण करता है। इसीलिए आपने देखा होगा, महाभारत हो या फिर रामायण हो या फिर महापुराण हो या फिर राजा महाराजाओं का इतिहास उठा करके जब तुम पढ़ोगे ना, तो जिस पर्सन के अंदर ये सारे गुण होते थे, तब अगर उस पर्सन को सभा में प्रस्तुत करना होता था तो उसको पता कैसे प्रस्तुत करते थे? उसके नाम के आगे वीरवान शब्द का यूज करते थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वीर की अधिक मात्रा है। इसी प्रकार अगर ये इसी प्रकार के गुण किसी मनुष्य में आपको अधिक मात्रा में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वीर के अधिक होने के लक्षण हैं। और इसी वीर से ही क्या है, इसी वीर से ही मानव की गुणवत्ता आंकी जाती है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और उठता है कि भाई इसी वीर से ही क्यों? क्या है, इन्हीं गुणों से ही मानव की गुणवत्ता क्यों आंकी जाती है? क्योंकि इस संपूर्ण अस्तित्व का मतलब इस संपूर्ण संसार का सृजन, पालन और रक्षण और संहार पुरुष के गुणों पर ही निर्भर करता है। कौन से गुण? जैसे पौरुष हो गया, वीरता हो गया, साहस हो गया, अनुशासन हो गया, निडरता, दृढ़ता, त्याग, तप, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, तप शक्ति, दृढ़ संकल्प, इन आदि गुणों पर ही निर्भर होता है। और इन्हीं गुणों का चयन करने के लिए ही हर एक आत्मा को क्या है, पुरुष का शरीर दिया जाता है। और पुरुष के शरीर के हड्डियों के घनत्व से लेकर के क्या, पुरुष के शरीर के हड्डियों के घनत्व से लेकर के पुरुष की चमड़ी की मोटाई तक की सारे शारीरिक गुण उसको इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि हर एक पुरुष अपने जीवन में शौर्य, साहस और वीरता आदि चीजें दिखा सके और समाज का सृजन, पालन और रक्षण कर सके। अब यहाँ पे एक चीज समझो कि वीर से ही पुरुष समाज का सृजन, पालन और रक्षण कैसे करता है। कैसे करता है? तो नंबर एक, इस बीज रूपी वीर से ही वो क्या करता है, इस समाज का सृजन करता है। और त्याग, तप और अनुशासन रूपी वीर से ही वो समाज का पालन करता है। और शौर्य, साहस और वीरता और निडरता रूपी वीर से ही वो क्या करता है, इस समाज का रक्षण करता है। और वो इस बीज रूपी वीर से ही पता क्या करता है, वो अधर्मियों तथा दुष्टों का अंत करता है, दुष्टों का नाश करता है। और उसी वीर से ही वो अपनी वंश परंपरा को मतलब पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाता है। अतः पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो वीर ही पुरुष के मूलभूत पूर्ण तत्व हैं, ये चीज। और जब जब आप इस वीर को वेस्ट करते हो, चाहे हस्त क्रिया के जरिए हो या फिर यौन क्रिया के जरिए हो, अगर आप इसको वेस्ट करते हो तो ये मत सोचना कि सिर्फ वीर ही निकलता है। नहीं, वीर के साथ साथ ही जितने गुण है ना, ये सारे गुण निकलते हैं। और अगर यही वीर आपकी पत्नी के गर्भ में जाता है तो यही गुण संतान के रूप में आकर के आपका वंश आगे बढ़ाते हैं। और अगर इसी वीर को आप किसी नाले या फिर वॉशरूम में वेस्ट कर रहे हो, वॉशरूम में बहा रहे हो, तो पता क्या होता है, आप अपने आप को और अपने पूरे परिवार को पता क्या कर रहे हो, अपने पूरे परिवार को तथा आदि सभी लोगों के अस्तित्व को आप नरक की ओर खींच करके ले जा रहे हो। हालांकि ये जो गुड़ा अवस्था का वीर है, ये बीजा अवस्था में परिवर्तित होने से पहले ये दो और अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, जिसमें प्रथम अवस्था का नाम कौन सी, प्राण अवस्था। और प्राण अवस्था की अगर बात करें तो ये वीर की 5 अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था है। प्राण अवस्था दूसरी अवस्था। अब समझो कि प्राण अवस्था क्या होती है। तो ये जो गुण स्वरूप वीर है, जो आत्मा के प्रत्येक शरीर में गुण स्वरूप वीर विद्यमान है, यह गुण स्वरूप वीर ही परिवर्तित होकर प्राण के रूप में फिजिकल शरीर के प्रत्येक कोषों में विद्यमान होता है, जिसे तुम प्राण शक्ति बोलते हो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी पार्ट 2 शायद, उसमें मैंने बता रखा था कि प्राण क्या होते हैं। उसमें पूरा ये डिस्कस किया था कि प्राण के बारे में पूरा डिस्कस किया था। तो ये प्राण के रूप में हमारे शरीर के प्रत्येक कोषों में विद्यमान होते हैं। और उसी प्राण शक्ति के उपयोग से ही क्या है, उसी प्राण शक्ति के उपयोग से ही शरीर का जो प्रत्येक कोष है ना, वो जीवित रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अधिक गुणवान लोग होते हैं, गुणवान लोग कौन होते हैं, जिनके अंदर वीर की अधिक मात्रा होती, तो वो क्या कर होते हैं, अधिक पावरफुल, मोटिवेट और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और उनसे मिलने मात्र से ही आप भी अपने आप को पावरफुल और
मोटिवेट तथा कॉन्फिडेंट जैसा फील करते हो। और ये जो हमारे शरीर में जब प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में होती है तो पता क्या करते हैं, प्राण शक्ति का मतलब वीर भरपूर मात्रा में जब होता है और प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में आपके शरीर में होती है तो पता क्या होता है कि ये आपके रक्त में, आपके खून में आपको बीमारी से बचाने के लिए व्हाइट सेल क्या कर देते हैं, क्रिएट करती है, व्हाइट सेल की वृद्धि करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब बोलता है कि भाई तुम्हारे अंदर व्हाइट सेल की कमी है, ये चीजें, ये व्हाइट सेल क्या करते हैं, ये आपको शरीर की ऐसे रक्षा करते हैं जैसे एक गार्ड पूरे कंपनी के बाहर खड़ा होता है ना तो वो देखभाल करता है, सेम ऐसे रक्षा करते हैं आपके शरीर की। इसीलिए ऐसे लोगों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि बड़ी से बड़ी बीमारी उनका कुछ भी नहीं कर सकती है। अतः पूरे शरीर की अगर बात करें क्या है, और अगर हम पूरे शरीर की बात करें तो ये जो वीर है वो शरीर के प्रत्येक कोषों में विद्यमान है, ना कि सिर्फ अंड कोषों में, ये शरीर के प्रत्येक कोष में विद्यमान है। और उसी प्राण स्वरूप वीर का परिवर्तन उसकी सतत वीर की अगली अवस्था में होता रहता है, जिसके उपयोग से ही हमारा शरीर इस भौतिक अवस्था में सक्रियता प्राप्त करता है और जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाते, बिना सक्रियता के हम कोई भी काम नहीं कर पाते। अब जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन जन्म लेता है कि वो वीर की कौन सी अवस्था है भाई जिसके बिना हम कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम उस चीज पे बात करें तो उस अवस्था का नाम है ऊर्जा अवस्था। क्या नाम है? ऊर्जा अवस्था। बाकी दोस्तों अब हम ऊर्जा अवस्था और बीजावस्था, ये तीसरी और चौथी अवस्थाएं हैं, इन तीसरी और चौथी अवस्थाओं का डिस्कस करेंगे हम पार्ट 7 में। बाकी दोस्तों अगर वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ब्रह्मचार्य से रिलेटेड जुड़ी हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आगे मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 7 में। बाकी तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।